Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, as you know, we are reading the first chapter of the book, that is Changing Trends and Careers in Physical Education. So today I am going to continue that chapter. Next upcoming topic is aims and objectives of physical education. But before that, let me clear you the conclusion of the definition. So our book says, in the light of above definitions, it can be said that physical education is an essential part of general education and it is essential for human beings. हमारी किताब ये कहती है कि जो ऊपर बताई गई जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फिजिकल एजुकेशन सामान्य शिक्षा का एक ऐसा हिस्सा है, सामान्य शिक्षा का एक ऐसा भाग है जिसको कि छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बगैर सामान्य शिक्षा को पूर्ण नहीं माना जा सकता. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. और ये बात भी हमें स्पष्ट हो जाती है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, ये एक मानव के लिए बहुत आवश्यक है. इट इज़ नॉट मियरली अ फिजिकल एक्टिविटी. ये मात्र कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बट इट इज़ द एजुकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी. बल्कि ये किसकी शिक्षा है? शरीर की शिक्षा है. मतलब इस शिक्षा के अंदर शरीर से संबंधित ज्ञान आपको दिया जाता है. और किसके द्वारा दिया जाता है? थ्रू द बॉडी. मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही शरीर के बारे में शिक्षा दी जाती है, शरीर के बारे में ज्ञान दिया जाता है. अमेरिकन रिसर्च स्टडीज शो दैट the persons who were engaged in various programs of physical education achieved higher goals in their lives in comparison to those who did not indulge in physical activities. जो अमेरिकी अनुसंधान है वो ये दिखाता है कि ऐसे लोग जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में संलग्न थे, उन्होंने दूसरे लोगों की अपेक्षा, जिन्होंने ये फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स नहीं जिनको इंगेज होने का इसमें अवसर नहीं मिला था, उनकी अपेक्षा अपने जीवन में हायर गोल्स अचीव किए, अपने जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त किए. In fact, physical education enables a child to have total physical growth and development to lead a happy and prosperous life. वास्तव में जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक बच्चे को, फिजिकल एजुकेशन एक बच्चे को उसके शरीर के समग्र विकास और वृद्धि का अवसर प्रदान करती है. मतलब फिजिकल एजुकेशन के थ्रू किसी बच्चे के शरीर का अच्छे से विकास हो सकता है, उसके शरीर की अच्छे से वृद्धि हो सकती है. एंड टू लीड अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, जिसके द्वारा वो एक हैप्पी, सुखद और प्रॉस्परस, उन्नत जीवन, संपन्नता से भरा हुआ जीवन जी सकता है, खुशहाल जीवन जी सकता है. फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फिजिकल एजुकेशन नॉट ओनली हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट बट इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वह ना केवल शारीरिक विकास में मदद करती है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास में भी मदद करती है. So next topic is aims and objectives of physical education. The aim of physical education is the wholesome development of an individual. देखिए, फिजिकल एजुकेशन का जो एम है, जो लक्ष्य है, वह है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का होलसम डेवलपमेंट कर देना, मतलब संपूर्ण विकास कर देना. देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी के 4 आयाम बताए गए हैं. 4 आयाम मतलब पर्सनैलिटी को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला उसका फिजिकल डोमेन, शारीरिक पहलू. मतलब जब आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो पहलू जिसके बारे में बात होगी वो होगा उसका फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसा है, उसका शरीर कैसा है, वो एंडोमॉर्फी है, वो मीजोमॉर्फी है, वो एक्टोमॉर्फी है, मतलब वो गोल शरीर वाला है, लंबे शरीर वाला है, नाटा है, इसके बारे में हम बात करते हैं. उसके बॉडी वेट के बारे में बात करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम उसका फिजिकल डोमेन कहते हैं, जिसको हम उसका शारीरिक पक्ष कहते हैं. सेकेंड इज मेंटल डोमेन, जिसे हम मानसिक पक्ष कहते हैं, मानसिक पहलू कहते हैं. मेंटल डोमेन के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई इंसान कितना कैलकुलेटिव है, कितनी जल्दी वो दूसरों की अपेक्षा गणना कर सकता है, किसी रिजल्ट पर पहुंच सकता है, कोई रीज़न, कोई तर्क लगा सकता है, कोई लॉजिक लगा सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड हिज मेंटल डोमेन.
एंड द थर्ड वन इज़ इमोशनल डोमेन। देखिए इमोशनल डोमेन से बात की जाती है, हम किसी इंसान के व्यक्तित्व के जब इमोशनल डोमेन की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि उसके अंदर गुस्सा है, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, सहानुभूति है, सहयोग है, इस तरह की भावनाएं उसके अंदर हैं या नहीं है, या हैं तो किस स्तर तक हैं। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल डोमेन। एंड फोर्थ डोमेन जो है दैट इज सोशल डोमेन, सामाजिक पहलू जिसको हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, या एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति ज़्यादा दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा जल्दी किसी से दोस्ती नहीं कर पाता है, ज़्यादा बात नहीं कर पाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। एंड एक्सट्रोवर्ट इज दैट पर्सन who is like a frivolic person who like to make friends, जो दूसरों को दोस्त बनाना पसंद करता है, जो दूसरों से वार्तालाप करना पसंद करता है, आसानी से सभी लोगों में घुल मिल जाता है, तो उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बहिर्मुखी कहते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति के सोशल पक्ष की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। और भी सोशल डोमेन बहुत से हैं, जैसे कि उसके अंदर सहयोग की भावना है या नहीं है, वो दूसरों को सहयोग करना जानता है नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं रखता है, कितना सोशल है वो, कितना सामाजिक है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं सोशल डोमेन की तो इन सब बातों पर चर्चा की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 4 पहलू होते हैं, फिजिकल डोमेन, मेंटल डोमेन, इमोशनल डोमेन और सोशल डोमेन। और इन 4 पहलुओं को विकसित करना, इन 4 पहलुओं को कैसे विकसित किया जाए, अगर किसी का एक भी पहलू अविकसित रह जाता है, मतलब वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उसे आने वाले अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस डोमेन से रिलेटेड समस्याएं उसके सामने आती रहती हैं। लेकिन ये डोमेन विकसित कैसे किए जाएं, तो जो अमेरिकन रिसर्च स्टडीज़ ने ये पाया कि देखिए फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, खेल के थ्रू उन्होंने पाया कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे इन 4 डोमेन्स को विकसित किया जा सकता है। खेल के माध्यम से हम किसी के शरीर को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बना सकते हैं, फिट रख सकते हैं, उसको बीमारियां नहीं होंगी। खेल के माध्यम से हम उसके मेंटल डोमेन को भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो क्रिकेट जैसे गेम हो गए और बैडमिंटन हो गया, हॉकी, XYZ, आप किसी भी गेम की बात करें तो आपको खेल में दिमाग लगाना ही लगाना है, कैलकुलेटिव होना चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, रीजनिंग आपके अंदर होनी चाहिए। और ऐसी सर्कमस्टेंसेस गेम्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिनके थ्रू आप इन सब अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कर जाते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया कि इमोशनल डोमेन। देखिए खेल में कई बार हार होती है, हार के बावजूद भी खिलाड़ी खेलना नहीं छोड़ता, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है उसके कोच के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को सहन करके उसके अंदर कई बार गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है। तो खेल के माध्यम से उसका इमोशनल डोमेन भी काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है। ठीक वैसे ही फोर्थ डोमेन जो सोशल डोमेन होता है, जब टीम वर्क हो रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि खेलों के द्वारा जो टीम वर्क करना, टीम एक्टिविटी होती है खेलों में, उसके थ्रू जो भी इंडिविजुअल है उसका सोशल डोमेन काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है। तो खेल एक ऐसा मीडियम पाए गए जिसके थ्रू फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर एक डोमेन को विकसित किया जा सकता है, जिसके आधार पर ये अमेरिकन रिसर्च स्टडीज़ ने पाया कि ऐसे लोग जो कि गेम्स में इंडल्ज रहते हैं, जो खेलों में शामिल होते रहते हैं, वो ऐसे लोगों की अपेक्षा जो कभी कोई खेल नहीं खेलते हैं उनकी अपेक्षा जीवन में बहुत तरक्की कर जाते हैं। तो यही फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य भी है कि लोगों को के किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी का होलसम डेवलपमेंट करना, और इस लक्ष्य को काफ़ी हद तक ये अचीव भी कर लेती है। The aim of physical education is the wholesome development of an individual, or it can be said that the aim of physical education is complete living. देखिए फिजिकल एजुकेशन, ये कहा जा सकता है कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य ऐसा है कि किसी इंसान को पूरी तरह से जीवंत कर देना, पूरी तरह से जिंदगी जीने का आनंद प्रदान करा देना। इनफैक्ट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज एन एपेक्स पॉइंट विच सीम्स टू बी आउट ऑफ रीच। वास्तव में फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो एक ऐसे वो एक ऐसा चरम बिंदु है जो कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे पहुंच से बाहर की बात है, लेकिन ये पहुंच से बाहर नहीं है, ये अचीव कर लिया जाता है।
इन जनरल होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हम जनरली बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति विशेष का होलसम डेवलपमेंट हो, उसके व्यक्तित्व का विकास हो और व्यक्तित्व के चारों पहलुओं का विकास हो। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। In general, wholesome development of an individual is the aim of physical education and this aim can be achieved step by step। और देखिए ये जो लक्ष्य होता है कि किसी व्यक्तित्व का हर पहलू का विकास, ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, मतलब एक कदम दर कदम या पद स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो स्टेप्स होते हैं, ये जो पद होते हैं, ये कहलाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव और एम में क्या अंतर होता है। एम तो केवल एक होता है, पूरे जीवन का एम सिर्फ एक होता है, लक्ष्य सिर्फ एक होता है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं, जो पायदान होते हैं, कि पहले हमें मान लीजिए हमारे जीवन का लक्ष्य था आई वॉन्ट टू बी एन IAS, मैं एक IAS बनना चाहता हूँ। तो IAS बनने के लिए जो पद होंगे, जो स्टेप्स होंगे, कि पहले मुझे 5th पास करनी है, फिर 8th पास करनी है, फिर 10th पास करनी है, फिर 12th पास करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं कंपटीशन में बैठूंगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो कंपटीशन क्रैक करूंगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करूंगा, आफ्टर देन आई विल बिकम IAS। तो ये जितने भी सीढ़ियाँ इसके रास्ते में पड़ी, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव होते हैं छोटे और ये शॉर्ट टर्म होते हैं, और जो एम होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और वो केवल एक होता है। तो ये डिफरेंस था। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, सो इट इज सेड दैट द एम इज वन बट ऑब्जेक्टिव्स मे बी मैनी। ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एम जो होता है वो केवल एक ही होता है, लक्ष्य केवल एक ही होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू JF विलियम। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन के एम के बारे में जो JF विलियम है वो क्या कह रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि वो स्किल्ड लीडरशिप प्रोवाइड करे, किसी भी इंसान को ऐसा बनाए कि वो एक कुशल नेतृत्व कर सकता हो। वो कहीं भी जाए, किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाए, तो वहाँ एक बढ़िया नेता के रूप में, एक बढ़िया नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करे तो वहाँ पर वो नेतृत्व कर सकता हो, उसको ऐसा बना दे। ये है फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य। एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करे। फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य ये भी है कि किसी भी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएँ, जैसे कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गेम्स से रिलेटेड ग्राउंड है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब की, और सीखने के अवसर पैदा कराए, सीखने के अवसर प्रदान करे, ये भी फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य है। एंड एम्पल टाइम फॉर द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स। और देखिए किसी भी ग्रुप को, बच्चों के समूह को या किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को पर्याप्त समय भी प्रदान करे, कि उसको खेलने का समय भी दिया जाए। तो ये 3 बातें फिजिकल एजुकेशन के एम में आती हैं। टू पार्टिसिपेट इन ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ दैट आर फिजिकली होलसम। ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने का भी इसका एक लक्ष्य बन जाता है कि ये बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराए जिससे उनका शरीर जो है वो होलसम डेवलप हो सके, पूरा संपूर्ण विकास उनके शरीर का हो सके। ओके, एंड आगे वो कहते हैं मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सोशली साउंड। और बच्चे को ऐसा बनाए कि वो मेंटली स्टिमुलेट रहे, मतलब उसका दिमाग जो है वो हर समय चौकन्ना रहे, अवेयर रहे, जागा हुआ रहे। ऐसा ना रहे कि वो पैसिव सा रहे, निष्क्रिय सा रहे, आलसी ना रहे, एक्टिव रहे। सो मेंटली स्टिमुलेटिंग बनाता है फिजिकल एजुकेशन, ये उसका एक लक्ष्य है। एंड सोशली साउंड बनाता है, और ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां पर सामाजिक रूप से संतुलित अवस्था में वो रहे समाज में। ना तो वो ऐसा हो कि भाई बहुत ज़्यादा सामाजिक जो लोग हो जाते हैं वो भी कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं, और बहुत कम सामाजिक जो रहते हैं उनका भी समाज से कोई तालमेल रहता नहीं है तो वो भी नुकसान कर बैठते हैं। तो एक संतुलित अवस्था अचीव कर ले, वो साउंड स्टेट अचीव कर ले सोशल डेवलपमेंट की। तो ये सारे लक्ष्य हैं फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू JF विलियम। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो शिक्षा मंत्रालय है, राष्ट्रीय योजना फिजिकल एजुकेशन और खेलकूद के संदर्भ में जो बनाई गई है, वो क्या कहती है, उसके अनुसार फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट।
उसका लक्ष्य ये है कि हर एक बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना, ये शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। एंड आल्सो टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल, और उसके अंदर एक ऐसे पर्सनल, एक ऐसे व्यक्ति को डेवलप करना है, एक ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करना है उस बच्चे के अंदर। एंड सोशल क्वालिटीज़ उसके अंदर ऐसी विकसित करनी है विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली, जो उसको सुखी रहने में मदद करें। ऐसे गुण उसके अंदर, बच्चे के अंदर डाल देने हैं और ऐसा उसका व्यक्तित्व विकसित करना है विद अदर्स एंड बिल्ड हिम अप अ गुड सिटीजन। और फाइनली उसको क्या बना दे, एक गुड सिटीजन बना दे। गुड सिटीजन मतलब एक श्रेष्ठ नागरिक, अपने देश का एक अच्छा नागरिक। अच्छा नागरिक कैसा होता है, जो अपने देश की, अपने समाज की हितों की रक्षा कर सकता हो, अपनी रक्षा कर सकता हो, अपने समाज को विकसित करने में सहायक हो सकता हो। ऐसा नागरिक बना देना, ये फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैनी लीडिंग फिगर्स ऑफ दिस फील्ड एडवोकेट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट। अब ये देखिए, ये तो लक्ष्य आपको पता चल गया कि लक्ष्य क्या है, एम क्या है। एम क्या है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट बनाना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस लक्ष्य को अचीव कैसे किया जाएगा, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने, जो इस फील्ड के विद्वान हैं, उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। जैसे एच क्लर्क क्या कहते हैं, मेंशंस ओनली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के केवल 3 ऑब्जेक्टिव मेंशन किए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल फिटनेस, कि भाई फिजिकली फिट करो बच्चे को, तभी वो एम प्राप्त कर पाएगा। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक रूप से कुशलता उस बच्चे के अंदर लेकर के आओ, तब वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। और थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वह है कल्चर, कि बच्चे के अंदर सांस्कृतिक विकास करो, बच्चे का उसके अंदर सांस्कृतिक मतलब संस्कार और जो नियम कानून समाज के हैं, वो नियम कानून बच्चे को सिखाए जाएं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएं। जैसे कोऑपरेशन की भावना है, एक दूसरे की आज़ादी का, एक दूसरे की रेस्पेक्ट का ख्याल रखना है, ये सारे सोशल गुण जो हैं वो बच्चे के अंदर विकसित कर दिए जाएं। अब बुक वोल्टर क्या कहते हैं, बुक वोल्टर ने अपने 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। पहला है वही स्वास्थ्य बच्चे का विकसित हो सके, दूसरा है वर्दी यूज़ ऑफ लेजर टाइम, कि बच्चा अपना जो लेजर टाइम है, जो उसका खाली समय है, उसका सही इस्तेमाल कर सके, एथिकल कैरेक्टर, उसको नैतिक चारित्रिक विकास करने का तीसरा उन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया है। ये फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य हैं। मतलब इन उद्देश्यों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम अचीव करेंगे तो फाइनली फिजिकल एजुकेशन के एम को अचीव कर पाएंगे। अब हैदरिंगटन ने भी कुछ ऑब्जेक्टिव बताए हैं, 5 ऑब्जेक्टिव बताए हैं फिजिकल एजुकेशन के। पहला है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए हैं जिन्हें इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कहा गया। ऐसे उद्देश्य जो तुरंत के तुरंत हमें हासिल कर लेने हैं, जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव में काउंट किए जाएंगे। अब वो कौन से इमीडिएट ऑब्जेक्टिव हैं, वो उसमें डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं। सेकंड इज रिमोट ऑब्जेक्टिव। रिमोट ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो इमीडिएट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े समय तक, मतलब 1-2 महीने के समय में, 2-3 महीने के समय में थोड़ा सा, मतलब लॉन्ग टर्म में हमें अचीव कर लेने हैं। दोज आर कॉल्ड रिमोट ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड इज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव में इन्होंने डिवाइड किया है कि जैसे एक ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया तो वो ऑब्जेक्टिव मदद करेगा, वो उद्देश्य मदद करता है दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेने में। जैसे कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने 3rd क्लास पास करनी है, तो 1st क्लास पास करना उसका डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, या 2nd क्लास पास करना उसका डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किए बगैर वो 3rd क्लास को क्लियर नहीं कर पाएगा। पहले उसे 1st 2nd पास करनी ही होगी। सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव, देखिए सामाजिक स्तर के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं जो सोशल गुणों को विकसित करते हैं। तो ये भी एक स्टेप है फिजिकल एजुकेशन के एम को अचीव करने के रास्ते में। ये भी एक स्टेप बन जाता है कि आपके अंदर सोशल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव भी आप अचीव कर जाएं। 5th है ऑब्जेक्टिव्स इन कंट्रोल ऑफ हेल्थ कंडीशंस। देखिए हमारे जो स्वास्थ्य की जो कंडीशन है, उस स्वास्थ्य की कंडीशन को नियंत्रित रखने के क्रम में कुछ उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं कि हम, जैसे हमारा BMI है, हमारा BMI किसी समय जब हम यंग एज में हो रहे होंगे
तब तो रहा हमारा 18 से 24.5 के बीच में, लेकिन जब हम आगे प्रौढ़ होते गए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, तो हमारी BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स, वो बिगड़ती चली गई, मतलब हम मोटे होते चले गए, तो हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी हो गई, ख़राब हो गई। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव इसमें सेट किए गए हैं कि हम शारीरिक स्थिति अपनी ठीक बना कर रखें। और शारीरिक स्थिति की जब हम बात करते हैं, जब हम शरीर की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी, सो देयर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डोमेन, मेंटल डोमेन, सोशल एंड इमोशनल डोमेन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी होल डोमेन्स ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ हेल्थ कंडीशन में हम इन सभी डोमेन्स की हेल्थ कंडीशन को कंट्रोल स्थिति में रखने के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। लेज़ली ने क्या कहा है? लेज़ली ने भी 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ऑर्गेनिक एस्पेक्ट होती है हमारे शरीर का विकास, मतलब हम ऑर्गेनिक एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास के कार्बनिक पहलू की जब हम बात करते हैं, तो विकास का कार्बनिक पहलू के अंतर्गत हमारा शरीर आता है, कि हम अपने शरीर को विकसित करने की बात कर रहे हैं, बॉडी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को विकसित करने की बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट की जो न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट है, उसके अंदर हम बात करते हैं जो हमारी नाड़ी पेशी तंत्र है। नाड़ी पेशी तंत्र क्या होता है? जो हमारी न्यूरो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो हमारी मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ मैसेजेस, कुछ इम्पल्सेस ट्रांसिट करता है, और उन इम्पल्सेस का स्पीड से ट्रांजिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेवलपमेंट की स्टेज ये होती है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो इंसान का रिएक्शन टाइम बढ़ता चला जाता है युवावस्था तक। लेकिन जब युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था में हम जाते हैं, हम जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, वापस बच्चे के जैसा होने लगता है। सो दैट इज़